Hello friends and welcome to Sleepy Classes in another very important episode of Political Science and International Relations Free Mains Crash Course. अब हमारा जो पिछले लेक्चर्स गए थे उसके अंदर हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पूरी कवर कर ली थी। साथ ही में हमने जो है पिछले वीकेंड दैट इज संडे को बहुत इंपॉर्टेंटली जब हमारा आईपीटी जाना था बट हमने क्या किया, एक स्ट्रैटेजी एंड ट्रेंड्स का लेक्चर जो है उसकी डिस्कशन की थी, जहाँ पे हमने पिछले 5 years के जो ट्रेंड्स हैं ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, हमने उनके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे थीम वाइज, राइट। तो पेपर 1A, पेपर 1B, राइट, सेम पेपर 2A, पेपर 2B, उसमें क्वेश्चंस जो हैं थीम वाइज उनको अरेंज करके जो है हमने ट्रेंड्स को देखा था कि किस तरह से कितना स्कोप है, क्या कोई ट्रेंड है, क्या कोई एक टिल्ट है कि यूपीएससी किसी तरह के क्वेश्चंस पूछता है या किसी साल ऐसा कोई ट्रेंड दिखता है कि एक साल एक पर्टिकुलर थीम से आ रहे होते हैं, दूसरे साल दूसरे पर्टिकुलर थीम से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चर्चा हमने वहाँ पे की थी जो कि बहुत क्रूशल हो सकती है आपकी मेंस के लिए, एंड साथ ही में एक स्ट्रैटेजी की भी जो है बात की थी। तो जस्ट इन केस यू मिस दोज लेक्चर्स प्लीज गो बैक एंड वॉच इट। ऊपर जो है हम हमारी जो ये फ्री क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर ये सारे लेक्चर्स हैं उनका लिंक जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आज वी विल कंटिन्यू एंड हमारा जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट का सेक्शन है हम उसकी जो है डिस्कशन करेंगे। Now very importantly, if apart from these free crash course videos which are very important for those appearing for mains 2021, लिखना एंड टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड उसी के लिए हमारी जो है टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है for 4 full length टेस्ट एंड 4 सेक्शनल एंड 6 full length टेस्ट जिसको आप देख सकते हैं। लास्टली अगर आप एक बिगिनर हैं तो हमारे पास फुल फ्लेजेड ऑप्शनल कोर्स भी है which is possibly one of the most affordable yet the most holistic and comprehensive political science and international रिलेशंस कोर्स, जहां पे कंटेंट वीडियोस के साथ साथ आपकी आंसर राइटिंग एंड मेंटरशिप भी जो है अवेलेबल है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है इज ऑन कौटिल्य। नाउ अगेन ये क्वेश्चंस जो है हम ये जो क्रैश कोर्स है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करा रहे हैं, तो दिस इज डेडिकेटेड स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने एटलीस्ट एक बार पीएसआईआर का पूरा कोर्स पढ़ लिया है या फिर वो मेंस 2021 की जो है तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज कीपिंग द पास्ट ट्रेंड्स इन माइंड ये हमें सबसे प्रोबेबल क्वेश्चंस जो हैं या इनसे जुड़ी कुछ चीजें जो हैं पूछी जा सकती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है एंड अगेन इस क्रैश कोर्स का सबसे बड़ा फोकस इज टू टीच यू हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन, हाउ टू स्ट्रक्चर एन आंसर एंड हाउ टू राइट अ गुड आंसर। तो होपफुली बाकी सेट ऑफ थ्योरीज में, बाकी टॉपिक्स में भी जो है आप ये अप्रोच अपना के आंसर राइटिंग को बेहतर कर पाएंगे। नाउ दिस क्वेश्चन सेज अ सिंगल व्हील डज नॉट मूव द बैरो, कीपिंग दिस स्टेटमेंट बाय कौटिल्य इन माइंड। तो हमको बता दिया कौटिल्य की ये स्टेटमेंट है। डिस्कस द फीचर, सॉरी ये फीचर नहीं, यहाँ पे नेचर होना था, द नेचर ऑफ स्टेट एंड सॉवरेन एनविसेज्ड बाय हिम इन हिज थॉट। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हमने नजर में रखनी है। पहली चीज तो उन्होंने क्या बोला कि जब आप बात कर रहे हैं नेचर ऑफ स्टेट एंड सॉवरेन की इन कौटिल्यन वर्क, आपने इसको बताना है कीपिंग इन माइंड क्या, ये स्टेटमेंट। तो बेसिक आपको डायरेक्शन क्या दे रही है, ये स्टेटमेंट। तो एनीथिंग रिलेटेड टू द नेचर ऑफ स्टेट एंड द सॉवरेन शुड बी इन सम वे रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट एज वेल। अब हो सकता है आपने अपने जो आपकी कवरेज थी लेक्चर्स की या जो आपने नोट्स पढ़े हैं शायद उसमें ये स्टेटमेंट ना हो, नॉट टू वरी, ठीक है। जरूरी नहीं आपने हर स्टेटमेंट जो है पढ़ी हो। व्हाट डू, यू ब्रेक द स्टेटमेंट इनटू keywords and you try to relate it to the thought or the theory that you're familiar with. अब हमें पता है कौटिल्य की थ्योरी है तो हम कौटिल्य के थॉट के साथ इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें क्या लिखा है कि एक जो बैरो है, जो आपका व्हील बैरो होता है, राइट, वो एक पहिए से नहीं चल सकता, उसके लिए 2 पहिए ही चाहिए होते हैं। तो बेसिकली, और इसको हमने किससे रिलेट करना है, स्टेट एंड सॉवरेन से। तो क्या हम इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो बात करेंगे किसकी, कौटिल्य एज अ थिंकर की। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेटमेंट की, कि स्टेटमेंट का मतलब क्या हो सकता है। Obviously this means that whenever the state is functioning there can't only be one element जो कि सारे काम कर सके, बल्कि उनका काम जो है needs to be complemented by a host of other things
जिसके थ्रू ही सक्सेसफुल हो पाएगा स्टेट एंड सॉवरेन का काम। अब यहाँ पे तभी मैंने बताया था, यहाँ पे नेचर ऑफ स्टेट के बारे में लिखा हुआ है, फीचर नहीं था, नेचर ऑफ स्टेट था। तो हमने फीचर्स नहीं एन्यूमरेट करने, हमने किस तरह का स्टेट वो बना रहे हैं, किस तरह का सॉवरेन वो बना रहे हैं, राइट, उसके बारे में जो है हमने आगे व्यूज रखने हैं बेस्ड ऑन दिस। तो हमने बोल दिया दैट यस, स्टेट के चलाने में एंड सॉवरेन के अंदर हम वो जो है एक सिंगल एलिमेंट नहीं बल्कि वो क्या करते हैं, सप्तांग थ्योरी को आगे रखते हैं, जहां पे एक सबसे क्रूशियल एलिमेंट जरूर हो गया आपका, क्या है, स्वामी, जो आपके रूलर हैं। बट क्या आपका किंग अकेले सब काम कर सकता है? नहीं कर सकता। एंड उसी चीज को हमने इनकी बॉडी में समझाना है बाय गिविंग रेफरेंसेस टू व्हाट कौटिल्य टॉक्स अबाउट द स्टेट and what he says about the idea of a sovereign or sovereignty। ठीक है, एंड उसी के बाद जो है हम ये पूरी डिस्कशन को रैप अप कर देंगे इन द कंक्लूजन। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द आंसर नाउ। अब जब हम आंसर को देखते हैं तो हम शुरुआत कर रहे हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग कौटिल्य। कौटिल्य नाउ, उसको हम फेमसली क्या बुलाते हैं, एक जो बहुत ब्रॉड हम कंपैरिजन करते हैं कि कौटिल्य को इंडियन मैकियावेली बुलाया जाता है, राइट। और ये जो है पॉपुलराइज किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू इन हिज वेरी फेमस वर्क द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड क्यों उन्हें बुलाया जाता है मैकियावेली ऑफ इंडिया? बिकॉज आफ्टर द स्पेट ऑफ वेरी रिलीजियस थॉट, राइट, चाहे उसमें पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी थे, जैसे कि हम धर्मशास्त्र देख लेते हैं, बुद्धिस्ट थॉट देख लेते हैं, बट ओवरवेलमिंगली जो है उसमें रिलीजन का कॉम्पोनेंट था। अब अर्थशास्त्र के अंदर जो है पहली बार एक रियलिज्म, एक प्रैग्मेटिसिज्म जो है वो देखने को मिला, जहां पे दिस वर्ल्डली थॉट्स एंड द आइडिया ऑफ पावर, हाउ टू अक्वायर पावर, हाउ टू मेंटेन द स्टेट, इसके बारे में जो है बात की जा रही थी। विद्युत चक्रवर्ती फर्दर ऑन बोलते हैं कि अगर हम एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो कौटिल्य की जो कंट्रीब्यूशन है दो रीजंस के कारण बहुत जो है सिग्निफिकेंट है। अब ये जो विद्युत चक्रवर्ती वाला पार्ट है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे जरूरी नहीं है डालना, बट ये मैंने डाल दिया है। अगर आपको कई बार क्वेश्चन आ जाए, एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ द कौटिल्यन थॉट और एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द कौटिल्यन थॉट, आप नॉर्मल चीजें तो लिख लोगे, बट कई बार आपके पास थिंकर्स नहीं होते कोट करने को, तो यहाँ पे आप विद्युत चक्रवर्ती को जो है कोट कर सकते हैं, एंड उनके जो दो पॉइंट्स थे उनको आप लिख सकते हैं। अब कौन से दो पॉइंट्स वो बोलते हैं पहली चीज तो जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड एनालिटिकल प्रिसिजन थी इनकी आइडियाज की, जो कि पहले एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट में नहीं दी गई थी, कि इतना ध्यान दिया गया हो कि किस तरह से स्टेट इमर्ज किया हो, क्या नेचर ऑफ स्टेट थी, धर्म और दंड का क्या कॉन्सेप्ट था, फॉरेन पॉलिसी का आइडिया जो है आगे रखा जा रहा था। सेकेंडली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, कौटिल्य का जो काम है वो माना जाता है कि अगर हम एंशिएंट टाइम्स के पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास एकमात्र सोर्स, द वन एंड ओनली सोर्स दैट इज अवेलेबल टू अस इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ दिस अर्थशास्त्र। नेक्स्ट नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली आफ्टर दिस, तो जरूरी नहीं है कि आपने ये सब लिखना है, आप एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी जो है वो कर सकते हैं एंड एक ही लाइन में जो है बता सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट जो है कौटिल्य थे। ठीक है, नेक्स्ट आप जो है आ सकते हैं ऑन कि कैसे ये जो है कौटिल्य का जो वर्क है प्राइमरीली किसके बारे में बात कर रहा था। तो इंस्टेड ऑफ दिस अगर आप सीधा ये भी लिख देंगे ना तो यू कैन कट डाउन ऑन वर्ड्स, बट दिस फॉर सिग्निफिकेंस और रेलेवेंस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो नोट इट डाउन, राइट। अब वो कहते हैं जैसे कि मैकियावेली की कंट्रीब्यूशन थी यूरोप में, वैसे ही कौटिल्य की कंट्रीब्यूशन थी इंडिया में, कि यहाँ पे उन्होंने बात की कि पावर कैसे गेन करें, कैसे उनको मेंटेन करें, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जैसे कि विद्युत चक्रवर्ती ने भी अपने सेकंड पार्ट में बात किया था, एंड जो हमारी स्टेटमेंट से रिलेटेड है कि अब पहली बार बताया गया एक सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में कि गवर्नमेंट और स्टेट चलाया कैसे जाता था, जहां पे ना ही सिर्फ एक केपेबल रूलर या किंग की बात की गई थी, बट इनफैक्ट मिनिस्टर्स एंड एडवाइजर्स की भी जो है बात की गई थी, जो कि एक बहुत ही की रोल प्ले करते थे इन एडवाइजिंग द किंग एंड मेंटेनिंग द गुड ऑफ द स्टेट, राइट। तो ये चीज जो है याद रखनी जरूरी है। नाउ वी कम ऑन टू द फैक्ट ऑफ कि क्या नेचर पॉइंट आउट की जा सकती है ऑन द बेसिस, और किस तरह से हम इसको रिलेट करेंगे टू दैट स्टेटमेंट, दैट सिंगल व्हील वाली स्टेटमेंट। एक बार तो हमने इंट्रोडक्शन में ही बात कर दी किस तरह से जो सिविल स्ट्रक्चर है उसमें किंग अलोन नहीं है, बल्कि एक की रोल और भी कौन प्ले कर रहा है, जो मिनिस्टर्स थे, एडवाइजर्स थे। नाउ वी नो, एंड हम शुरुआत में क्या ही लिख देंगे, सबसे पहले रैप अप कर देंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है कौटिल्य की थ्योरी का ऑन स्टेट, दैट इज व्हाट, हिज थ्योरी ऑफ सप्तांग, जहां पे स्टेट सिर्फ एक एलिमेंट का नहीं बना होता। यू रिमेंबर, अब ये डिफरेंस है फ्रॉम मैकियावेली ऑल्सो, के फॉर Machiavelli, the state equaled whom? The prince.
Now for Kautilya, this power, in fact, this idea of state is existing on multiple levels, right? कौन से हैं 7 आपके, वो फटाफट आपने उनको एन्यूमरेट कर देना है और पैराग्राफ में उनका मीनिंग क्या है मोटा मोटा ना वो लिख देना है, राइट? बहुत इलैबोरेशन नहीं आपने करनी कि पूरा आंसर ही आप सिर्फ इस पे डेडिकेट कर दे विदाउट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द स्टेटमेंट, बिकॉज हमने पूरे स्टेट ऑफ सॉवरेनिटी को उस स्टेटमेंट की कॉन्टेक्स्ट में समझाना है। अगर आपने बस इस पे इलैबोरेट कर दिया ना, बहुत ही लिमिटेड मार्क्स आपको मिलेंगे, अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो फटाफट हम इन्यूमरेट करते हैं। सबसे पहले कौन था? स्वामी था जो कि किंग था। देन अमात्यास जो कि आपके मिनिस्टर्स थे, मेनली 3 या 3 से ज्यादा भी होते थे। जनपद विच वॉज योर टेरिटरी जिसमें आप सेटल होते थे। दुर्ग जो कि आपकी फोर्टिफाइड कैपिटल होती थी, फोर्ट्स होती थी, स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री सिग्निफिकेंस है इनकी। देन ऑब्वियसली आपका कोष, ये सब करने के लिए आपको पैसा चाहिए, द ट्रेजरी। देन दंड, दैट इज योर आर्मी। एंड लास्टली आपका मित्र विच वर योर एलीज और योर फ्रेंड्स, जो कि आपके पावर प्रोजेक्शन, पावर परसेप्शन के अंदर एक मेजर रोल प्ले करते थे। Now we come to the part of relating it to the statement. Now Kautilya says that you need a very strong monarch. Obviously एक powerful monarch चाहिए for the maintenance of the state. monarch जो है powerful नहीं होगा तो कोई भी आके जो है आपका state छीन जाएगा। And very importantly वो कहते हैं कि ये नहीं कि एक बार king बन गए तो बस, किंग को चुनना भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब ऐसा किंग जो है लाइए जिनके पास कुछ अच्छी इनेट क्वालिटीज हो, जैसे कि वो ट्रेंड होने चाहिए फिलॉसफी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, ताकि ही रियली नोज हाउ टू रन द स्टेट। ये नहीं कि किसी को भी बिठा दिया एंड एक्सपेक्ट कर लिया कि वो सीख जाएंगे स्टेट चलाना, बिकॉज स्टेट चलाना भी एक इंपॉर्टेंट एक आर्ट है, एक कैपेबिलिटी है जो कि तुमको आना चाहिए। तो एक तरह से आप रिलेट भी कर सकते हैं कि एक किंग जो है उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, उनके अंदर ये कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। बहुत लोग ऐसी बात कर रहे थे, प्लेटो ने भी ऐसी बात की थी कि फिलोसोफर किंग एक वेल ट्रेन्ड किंग होना चाहिए, और वैसे ही कौटिल्य भी बोल रहे हैं, राइट, कि एक वेल ट्रेन्ड किंग होना चाहिए जिनके पास ये सारी नॉलेज हो। तो आप एक कंपैरिजंस भी ड्रॉ कर सकते हैं बाकी थिंकर्स जैसे कि प्लेटो के साथ। देन वेरी इंपॉर्टेंटली, इवन दो मोनार्क जो था स्ट्रॉन्ग था, ये एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं था। इसका मतलब क्या है? इनकी पावर के ऊपर कुछ लिमिटेशन थी। किस तरह की लिमिटेशन थी? सबसे पहला द आइडिया ऑफ राजधर्म, मतलब कि आपने जो हमारे जो आपकी प्रजा है, जो आपका स्टेट है, राइट, दैट इज योर जनपद, राइट, आपकी जो टेरिटरी है जिसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं, उनकी आपने रखवाली करनी है, उनका आपने जो वेलफेयर है वो इंश्योर करना है। एंड साथ ही में धर्म का आइडिया, राइट, वेलफेयरिज्म को क्या बोलते थे? योगक्षेमा। एंड सेकेंडली जो आपका रिलीजियस धर्म है, जो कस्टमरी कुछ लॉज हैं, उनको भी आपने फॉलो करके रखना है। वेरी इंपॉर्टेंटली अब हम डायरेक्ट रेफरेंस देते हैं जो स्टेटमेंट था टू द इन द क्वेश्चन। क्या कि जो एनालॉजी ड्रॉ की है चाणक्य ने, कौटिल्य ने, कि स्टेट जो है एक व्हील बैरो या एक चैरिट की तरह है जो कि 2 पहियों पे ही चल सकता है, एक पे नहीं। इसका क्या मतलब था कि जो सॉवरेन है या फिर जो किंग है, जो कि लीडर है, वो एक व्हील है, तो दूसरा पहिया कौन सा है? दूसरा पहिया उसके मिनिस्टर्स हैं, अमात्यास हैं, जो कि पूरे स्टेट को एक राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए जो है हेल्प करेंगे। तो जब किंग अकेला रूल करता है एंड अमात्यास को इग्नोर कर देता है, आपका चैरियट हमेशा डगमगाएगा। जब आपके पास एक केपेबल रूलर है और केपेबल मिनिस्टर्स हैं, तो आपका चैरियट जो है स्टेबली स्पीड से चलता जाएगा, राइट। यहीं पे आर.एस. शर्मा भी बात करते हैं कि किस तरह से कि जो कौटिल्यन सिस्टम था वो क्या था? एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। तो हम अभी बात करते हैं ना, जैसे कि पीएम है, पीएमओ का ऑफिस होता है, पीएमओ के अंदर जितने आपके टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वहां पे बैठते हैं, एंड जितनी इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग होती है, फॉरेन पॉलिसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वहां पे पीएमओ में चल रही होती है। तो उसी तरह से आप इमेजिन कर लीजिए कि उस दौरान भी किंग का वो पीएमओ था, जहाँ पे जो उनके हाईएस्ट मिनिस्टर्स थे, जो टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स थे, वो वहां पे बैठते थे और उनको एडवाइस करते थे, राइट। सिमिलरली आज भी हम कहते हैं कि पीएम अलोन नहीं होता, पीएम क्या है? He is the moon amongst the stars, right? जो आपके हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को लीड करते हुए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको लीड करते हुए जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, राइट। तो उसी तरह से और भी अमात्यास होते थे जो कि आपकी किंग की हेल्प करते थे, उनको एड करते थे, उनकी एडवाइस जो है उनको देते थे। अब ये मिनिस्टर्स जो हैं ये भी आपने एबल लाने, तो इनके लिए भी नेसेसरी क्वालिफिकेशंस उन्होंने रखी हुई थी। तो जिस तरह से हम लीडर को, एक क्वालिफाइड लीडर को ला रहे हैं, उसी तरह से क्वालिफाइड मिनिस्टर्स भी आने चाहिए
जो किंग के पास ऑलरेडी क्वालिफिकेशंस है उनको और ब्रॉडन कर सके, उनकी और हेल्प कर सके, उनके पास और नॉलेज है। तो फॉर एग्जांपल कोई ऐसा हो जिसके पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स की नॉलेज हो जो कि हमारे कोषा का ध्यान रख सके, कोई एक मिलिट्री लीडर हो जो कि हमारे दुर्ग और आर्मी का ध्यान रख सके। तो इस तरह के जो है नॉलेज एंड स्किल्स बेस्ड अमात्यस जो है उनकी ज़रूरत है। इसी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दे शुड बी अटरली ट्रस्टवर्दी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। टाइम एंड अगेन जो है ये इशू उठा है, मैकियावेली ने इशू उठाया है नोबल्स को लेके कि भैया ये तो ट्रस्टवर्दी नहीं होते। एरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन की जब बात की थी वहां पे भी उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए थे। तो अब ये ही जो आइडिया आता है कि आप मिनिस्टर्स तो रख रहे हैं बट आपने इंश्योर करना है कि कहीं ये खुद की थाल में ही छेद ना कर दें। These have to be trustworthy people ताकि सॉवरन जो है इनकी रिलाई कर सके इनकी एडवाइस पे एंड इंश्योर हो कि जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं they will be to the end of what? योगक्षेमा, to secure the state, to secure welfare of its people। and साथ ही में ये मिनिस्टर्स ऐसे भी हों जो कि इंश्योर करे द वेलबींग ऑफ द स्टेट एंड द पीपल इवन इफ इट मीन्स प्रिवेंटिंग अ करप्ट रूलर फ्रॉम एक्टिंग इन हिज ओन इंटरेस्ट और बेनिफिटिंग या फिर सेल्फ इंटरेस्ट में खुद ही अमास करना वेल्थ एट द कॉस्ट ऑफ इट्स पीपल एंड द स्टेट। तो एक तरह से किंग के ऊपर भी जो है नजर रख रहे हैं अमात्यस टू इंश्योर कि कहीं स्टेट का जो है बुरा हाल ना हो जाए बिकॉज ऑफ द कमिंग इन ऑफ अ करप्ट एंड इनकेपेबल किंग, राइट। Now next very importantly यहीं पे बात करते हैं आर श्यामा शास्त्री भी कि किस तरह से यहाँ पे अब हमने बोल दिया ट्रस्टवर्दी होना बहुत ज़रूरी है, अब कांस्टेंट चेक्स भी चाहिए। तो यहाँ पे भी किंग की हेल्प करने के लिए क्या प्रोवाइड किया गया है, एक इलेबोरेट एस्पियोनाज नेटवर्क जो कि बेसिकली फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन एंड जुडिशियल इनप्रॉपरिटी पे नज़र रखेगा ताकि स्टेट अच्छे से काम करता रहे। तो इस तरह से दोनों जो व्हील्स हैं उनको इंटैक्ट रखा जा रहा है। ऑलमोस्ट आप बात कर सकते हैं दैट इवन दो सेपरेशन ऑफ एग्जैक्ट पावर नहीं थी बट इन सम एक लिमिटेड मैनर एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने की कोशिश कर रहे थे कौटिल्य, ठीक है। कोई ऐसी आपकी कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो वहां पे थी नहीं, कोई रिपब्लिकन गवर्नमेंट तो थी नहीं, बट जितनी हद तक पॉसिबल हो सकता था ये चेक्स एंड बैलेंसेस रखने की कोशिश कर रहे थे। मिनिस्टर्स कीपिंग अ साइट ऑन कि जो किंग है वो कुछ करप्ट तो नहीं कर रहा, एक एस्पियोनाज का नेटवर्क कीपिंग एन आई ऑन द मिनिस्टर्स कि कहीं ये तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे। तो इस तरह से जो है एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस जो है चल रहा था। तो एक जो स्टेट था वो स्टेट जो है एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट था, एक स्टेट था जिसके अंदर सम फॉर्म ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस लाने की कोशिश की गई थी। एक स्टेट था जो कि बैलेंस पे चल रहा था ऑन बोथ द कैपेबिलिटीज ऑफ द किंग एज वेल एज द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ इट्स मिनिस्टर्स हु वुड बी एडवाइजिंग द किंग। अब यहां से सॉवरेन और सॉवरेनिटी के भी ऊपर क्या निकलता है, एक तो हमने सॉवरेन की बात कर ली, सॉवरेन इन द फॉर्म ऑफ द किंग, तो हमने देख लिया कि उनकी पावर क्या होती थी। बट इसको हम किस तरह से लार्जर थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी के साथ जो है रिलेट कर सकते हैं कि ये जो है जो ऑस्टिनियन सेंस ऑफ सॉवरेनिटी के बारे में जब हम बात करते हैं, राइट, ऑस्टिन जो मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी दी थी दैट सॉवरेनिटी और पावर वो इन द हैंड्स ऑफ वन सुप्रीम एक एंटिटी। दिस सॉर्ट ऑफ जो एक पावर एग्जिस्ट करती थी, एक सॉवरेन पावर, इट वॉज मोर डिफ्यूज, इट वॉज मोर प्लूरलिस्टिक। कैसे थी प्लूरलिस्टिक? अब देखिए स्वामिन के पास तो है ही है एक तरह की अथॉरिटी, बट साथ ही साथ में उन पे चेक रखने के लिए धर्म का आइडिया भी है, रिलीजन का, कि कहीं इसको डिसोबे तो नहीं कर रहे किंग। साथ ही में यू ऑल्सो हैव मिनिस्टर्स कीपिंग अ चेक ऑन द किंग। तो सम सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन जो है वॉज ऑलवेज ऑपरेशनल ऑन द रूलर टू कीपिंग इन चेक। इसी के साथ साथ देयर वाज आल्सो द एग्जिस्टेंस ऑफ रोमिला थापर जैसे कि कहते हैं कि सेंट्रलाइज नहीं था बहुत, द पावर्स वाज लिमिटेड टू द कैपिटल एंड उसके एरियाज अराउंड में जो मैसिव सेंट्रलाइजेशन थी। उसके बियॉन्ड काफी फेडरल रिलेशंस थे विद द पेरिफेरल एरियाज which was also a sort of limitation on the power of the king that who was the sovereign, ठीक है। तो ये जो है मेन एलिमेंट्स ऑफ द नेचर ऑफ द स्टेट एंड सॉवरेन जो है हम बता सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट स्टेटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंटली इन कंक्लूजन वी राइट दैट हाउ कौटिल्य का जो ये प्रैग्मेटिज्म था देयरफॉर रिफ्लेक्ट करता था इन इंश्योरिंग सम फॉर्म ऑफ लिमिटेड पावर, एंड यहाँ पे आप वो चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोल सकते हैं, एंड सम फॉर्म ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस even during the rule of a king,
एंड इसी से सीख के हम देख सकते हैं कि ये पाथ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से आगे बढ़ गया है। एंड रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सेम, हम आज क्या कहते हैं कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, एक ट्रूली लिमिटेड गवर्नमेंट है, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बाय एग्जिस्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो कंक्लूजन में हमने एक कंटेम्पररी रेफरेंस देके जो है ये आंसर को रैप अप कर दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है औरोबिंदो घोष पे है। वेरी इंपॉर्टेंटली औरोबिंदो घोष के बारे में जो है क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, राइट। साथ ही में आपकी जो बेसिकली औरोबिंदो घोष के लिए जो 2021 थी, 2021 also marked the 150th birth anniversary of Aurobindo Ghosh, right? So that is why Aurobindo Ghosh जो है important हो जाते हैं in this context। अब किस तरह से हम अप्रोच करेंगे इस आंसर को? यहाँ पे क्या पूछा गया? Aurobindo Ghosh was the prophet of Indian nationalism। तो पहले obviously we will start by introducing Aurobindo Ghosh and इनकी क्या relevance है with respect to the entire framework of the Indian political thought। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू कि इनके भी जो इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर इनके विचार थे, इनके थॉट्स थे, दे एक्चुअली मूव्ड अहेड इन फेजेस। सो द फर्स्ट फेज जो है औरोबिंदो घोष का, इट वाज मार्क्ड बाय अ मोर मिलिटेंट व्यू ऑफ नेशनलिज्म, जो कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो है उभरा था, एंड हाउ इट वाज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन इन औरोबिंदोज फ्रेमवर्क। Next we move as Aurobindo matures, right? Post his jail का जो era था, वहाँ पे इनका नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है अब काफ़ी स्पिरिचुअल डोमेन में चला जाता है। एंड ये स्पिरिचुअल नेशनलिज्म क्या था, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इसको वो कैसे लिंक करते हैं टू द लार्जर क्वेश्चन ऑफ वर्ल्ड्स वननेस एंड ह्यूमन यूनिटी। एट द एंड जो है हम इनको कंक्लूड करेंगे विद अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन, ठीक है। एंड इस तरह से जो है हमारा फ्रेमवर्क होगा फॉर द आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया है, वी हैव ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस्ड औरोबिंदो एज एन इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, द सिग्निफिकेंस एज एन इंडियन थिंकर। एंड यहाँ पे हम यूज करते हैं एक दो ना, हमेशा थिंकर्स को लेके एक दो स्कॉलर्स याद रख लीजिए, चाहे वो आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, बॉडी में यूज कर सकते हैं, कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं, आपके आंसर को बस वो बेहतर बना देते हैं। तो पर थिंकर एक या दो स्कॉलर जो है प्लीज याद रख लीजिए, ठीक है। तो रोमेन रोलैंड जो है ये बुलाते हैं औरोबिंदो घोष को एज अ प्रिंस अमंगस्ट इंडियन थिंकर्स। एंड इसी पे डेवलप करते हुए इनफैक्ट सीआर दास जो है, जिन्होंने डिफेंड भी किया था घोष को, वो घोष को बुलाते हैं द पोएट ऑफ पेट्रियोटिज्म, द प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म। तो यहां से इनफैक्ट स्टेटमेंट दी गई है कि औरोबिंदो घोष वाज द प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ही कॉल्स हिम द प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म एंड अ लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। औरोबिंदो जो है, अब इनका जब हम इनिशियल राइज देखते हैं, ये कब हुआ था, ये स्वदेशी मूवमेंट विच वाज रिलेटेड टू द डिवाइड ऑफ बंगाल, एंड घोष बीइंग अ बंगाली वाज ऑब्वियसली डीपली अफेक्टेड बाय इट। तो इनके जो ओपिनियंस थे वो हमें देखने को मिलते हैं इन द जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स, जो कि उन्होंने तब शुरुआत किए थे। जर्नल्स लाइक द जुगांतर, वंदे मातरम, कर्मयोगी, ये सब जो है आपने ये जीएस वाले पार्ट में पढ़े होते, तो आप इसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं बहुत इफेक्टिवली। एंड इन जर्नल्स के अंदर इनका जो एक मिलिटेंट नेशनलिज्म था वो हमें देखने को मिला, राइट, जहां पे वो बहुत स्टर्नली क्रिटिसाइज करते हैं ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को, एंड बाय एनी वे ऑफ फॉर्म जो है इसको वो खत्म करना चाहते हैं। सो ड्यूरिंग दिस टाइम ही गिव्स अ कॉल फॉर प्रैक्टिस ऑफ बॉयकॉट, पैसिव रेजिस्टेंस एंड स्वदेशी मूवमेंट। तो किस तरह से वो कहते हैं कि ये जो पैसिव रेजिस्टेंस एंड बॉयकॉट है, ये दो जगह पे ब्रिटिशर्स को हिट करेगी। पहली चीज तो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है ये इसको काम नहीं करने देगी, एंड सेकेंडली जो ब्रिटिश ट्रेड एंड कॉमर्स है, इकोनॉमिक बॉयकॉट जो है, स्वदेशी जो मूवमेंट है, इसको वहां पे हिट करेगी, देयर बाय क्रिपलिंग द ब्रिटिश, राइट। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली औरोबिंदो घोष वाज वेरी ओपन to the idea of passive resistance turning violent. He says, now if the suppressor happens to be ruthless and violent amongst us, हमें भी शायद उनको वायलेंस से ही जवाब देना पड़े। And this is exactly the main arena। हम बात करते हैं ना सत्याग्रह के अंदर भी, जो गांधी जी के सत्याग्रह था, उसी को उसके अंदर भी वो उनको डिफरेंशिएट करते हैं उसको फ्रॉम पैसिव रेजिस्टेंस। क्यों डिफरेंशिएट करते हैं? यही मेन डिफरेंस था कि वायलेंस हैड नो एरिया, नो स्पेस
in Gandhi's idea of सत्याग्रह. Regardless of whether the suppressor turns violence, he said हम violence का जवाब जो है अहिंसा से ही देंगे, हिंसा से नहीं देंगे. तो इस तरह से आप अपने आंसर को जो है थोड़ा और लेयर्ड बना सकते हैं by drawing comparison amongst various leaders. Next, very importantly, now we come to the next phase, the mature phase of Aurobindo Ghosh, right? जहाँ पे वो कहते हैं कि अब from militant nationalism post his jail era, he moved towards a more spiritual conception of nationalism, right? और क्या था ये spiritual conception of nationalism? Now, this idea was imbibed in this new philosophy that he'd adopted. Wherein he said कि अगर हम ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन लाइफ की एवोल्यूशन देखें, ग्रोथ देखें, तो अगर आप कंप्लीट फ्रीडम इमेजिन कर रहे हैं ना, दिस कंप्लीट फ्रीडम कम्स इन लिंकिंग द ह्यूमन इन यू टू द डिवाइन. तो एक तरह से जैसे कि पूरी हिंदू फिलॉसफी चलती आ रही थी, है ना, कि ये नहीं, आपने तो हमेशा उस तरफ, ऊपर की तरफ जो है फोकस करके रखना है, कनेक्ट योरसेल्फ टू द परमात्मा, टू द डिवाइन, तभी वहीं पे जो है मुक्ति लय करेगी. तो यही आइडिया जो है अब वो पेट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म के अंदर भी जो है वो ले आए थे. तो जहां पे वो कहते हैं कि नेशनल फ्रीडम का जो आइडिया है सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक लार्जर रिलीजियस प्रोग्राम है, एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम है. एंड ये रिलीजन ही रियलाइज, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ऑल्सो अ वेरी श्रूड मूव. What is one of the chief ways of moving Indian population and masses? Use religion. है ना, आज भी हम ये देखते हैं that some of the widest movements often emerge by using religious fervor. तो उसी तरह से घोष ने भी जो है he realized that the key to awakening masses towards national movement actually is using religion, using spirituality as a drive towards this freedom. And in fact, this can be something that you can compare Aurobindo Ghosh and Gandhi upon, right? The fact that mass movement को बढ़ाने के लिए religion and spirituality was used. Now, this conception of Sri Aurobindo was also very, very deeply influenced by another Bengali writer, right? That was Bankim Chandra, right? Now, he believed that जो nation है, right? क्या idea था कि ये जो nation है, हम कई बार nation state की जब हम बात करते हैं, हम उनके 4-5 elements बोलते हैं. अब जो Aurobindo है वो कहते हैं कि nation is not a piece of land with people on it, या एक government आ गई बस, नहीं. He says your nation is a spiritual, emotional entity, and that is why he calls India as mother goddess, right? Mother goddess जो है ये उसको वो बुलाते हैं. तो तभी आप पुदुचेरी में भी जब जाएंगे, right, आपका जो ऑरोविल है वहां पे भी आप देखेंगे वहां पे किसकी पूजा करते हैं? मदर, द मदर का आइडिया. तो उसी तरह से इंडिया को उन्होंने क्या बोला? मदर गॉडेस है ये. एंड लिबरेशन जो है, आप जैसे अपनी माँ से जुड़े होते हैं, राइट? अगेन 2 इमोशनल एवोकेशंस आप देख रहे हैं, 2 थिंग्स दैट मूव पीपल अ लॉट. पहला रिलीजन, सेकंड द आइडिया ऑफ माँ, है ना. हर एड में अगर कोई चीज जो है हार्ड सेल करनी होती है, यूज द आइडिया ऑफ मदर, राइट? बिकॉज मदर के ऊपर सब इमोशनल हो जाते हैं. तो इसी तरह से इन्होंने बोल दिया कि नेशन आपकी मदर है, तो हर बच्चे की ड्यूटी क्या होती है? अपनी माँ की रखवाली करना. एंड अगर आपको सैक्रिफाइस भी करनी पड़े अपनी जान, तो जान हाजिर होनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्टिंग योर मदर. एंड लास्टली, वेरी इंपॉर्टेंटली, घोष जो है क्या कहते हैं कि ये जो नेशन है ये एक स्टैटिक नॉन लिविंग एंटिटी नहीं है, बल्कि एक लिविंग एंटिटी है. इट इज लाइक अ माइटी शक्ति, ठीक है, एनर्जी, माइटी शक्ति, जो कि इज कंपोज्ड ऑफ हर जो इंसान है उसकी शक्ति से ये बनी एक वाइडर शक्ति है. और हमने इस शक्ति की फ्रीडम के लिए जो है हम लड़ाई कर रहे हैं, अपनी वॉर जो है वेज कर रहे हैं. एंड दैट इज वाई इनके जो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म का जो आइडिया था, उसके लिए स्वराज बिकेम अ वेरी लिमिटेड वर्ड. वाई? बिकॉज स्वराज, अब यहाँ पे गांधीयन स्वराज की बात नहीं हो रही है. गांधीयन स्वराज वॉज अ मच मच वाइडर कॉन्सेप्ट, राइट? ऑन द अदर हैंड, जिस तरह से स्वराज पहले माना जाता था, इन द सेंस ऑफ, आपने याद रखना है कि ये स्वदेशी मूवमेंट का भी कॉन्टेक्स्ट है. अभी पूर्ण स्वराज की ढंग से बात नहीं हो रही है, गांधी के स्वराज की इतनी बात नहीं हो रही है. दिस वॉज द काइंड ऑफ स्वराज, जो कि पहले टाइम बंगाल की सेपरेट मूवमेंट, जब सेपरेट किया गया था तब स्वदेशी मूवमेंट में आगे रखा था, विच वॉज अ लिमिटेड आइडिया ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम. इसे पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं, हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए. और ये कंप्लीट फ्रीडम कब आएगी? ये कंप्लीट फ्रीडम का सिर्फ ये मतलब नहीं कि अब हम कॉलोनियल गवर्नमेंट को बाहर फेंक दें एंड उसके बाद जो है जो नया इंडिया आए वो एक कॉलोनियल कॉपी ही हो. इनफैक्ट दिस इज वेरी रेलिवेंट फॉर कंटेम्प्रेरी इंडिया एज वेल. तो आप इसको वहां पे भी यूज कर सकते हैं.
राइट। तो इनका क्या मानना था कि अब हम तो बन गए कॉलोनियल कॉपी, वही सेम ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स, वही सेम सेंट्रलाइजेशन, राइट। अब क्या है, बस इंस्टेड ऑफ वाइट रूलर्स वी मे हैव ब्राउन रूलर्स। सो ही सेज यस वी नीड एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे स्टेट को चलाए, बट दिस ऑर्गेनाइजेशन शुड कम फ्रॉम द इंडिजिनस कल्चर ऑफ इंडिया, ऑफ आर इंडिजिनस प्रैक्टिसेस रादर देन अ कट कॉपी पेस्ट ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम। तो एक नेशन में हमें रेनेसांस चाहिए, रीबर्थ चाहिए, कि हमारी इंडिया की जो यूनिक कल्चरल प्रैक्टिसेस थी, यूनिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थी, राइट, एक हमारा जो यूनिक टेम्परामेंट रहा है थ्रू आउट हिस्ट्री, उसको हम रीबर्थ करें, एंड तब जो है इंडिया का नया मिशन रियलाइज होगा। एंड दैट इज व्हाई ही सेड कि इंडिया की लिबरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देन इंडिया से बाकी वर्ल्ड सीख सकता है, एंड एक फ्यूचर में नई सोसाइटी बन सकती है विच विल बी अ वर्ल्ड सोसाइटी, जहां पे रादर देन बीइंग डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स, पूरा वर्ल्ड विल बी यूनिफाइड एज अ होल, एंड ह्यूमन यूनिटी जो है उभर के आएगी। ठीक है, तो बहुत ही नॉवल आइडियाज थे घोष के, बहुत ही हटके आइडियाज थे घोष के, जो कि इनफैक्ट यूरोपियन नेशनलिज्म में भी ऐसी बात जो है नहीं की गई थी। हाउएवर डिस्पाइट दीज आइडियाज देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स जिनके ऊपर घोष को क्रिटिसाइज किया जाता है। चीफ अमंग्स दोज वाज कि ये जो है इमोशनल ब्लैकमेल करते रहते हैं लोगों को, कभी रिलीजन के नाम पे, कभी मदर के नाम पे, which ends up distracting people from real issues. Real issues like what? Like poverty, economic exploitation, inequality जो कि exist करती है, जिन पे चर्चा बहुत ज़रूरी थी। Very importantly, एक और जो major drawback था was कि इनका पूरा कॉन्सेप्शन जो है काफी नैरो था, इन द सेंस दैट इट ओनली बोरोड फ्रॉम हिंदू सिविलाइजेशनल वैल्यूज। सो एक ऑब्वियसली लैक ऑफ कनेक्शन होता था। द पीपल फ्रॉम अदर डाइवर्स रिलीजियस फेथ्स could not really connect as deeply with Ghosh's thought because they aren't even familiar with this vocabulary. उन्होंने सुना ही नहीं है ना, इन चीज़ों के साथ वो रिलेट ही नहीं कर रहे, तो वो कैसे कर पाएंगे। तो प्लूरलिस्टिक इंडिया के लिए शायद इतना नैरो कंसेप्शन जो है वर्क नहीं कर सकता था, एंड मे बी ही शुड हैव बॉट इन अ कपल ऑफ मोर डाइवर्स एलिमेंट्स टू मेक हिज आइडिया ऑफ नेशनलिज्म मोर इंक्लूसिव। ठीक है, सो ये जो है हमारी कंक्लूजन हो सकती है, एंड वी रैप अप दिस आंसर। Now the next answer is related to Gandhi, बहुत ही क्रूशल है, गांधी हर साल आते हैं, राइट। ये क्या पूछ रहे हैं? Examine the unity of ends and means and the ideas of rights and duties as reflected in the Gandhian thought. Very important. ठीक है, अब ये नहीं पूछा है कि स्टेट क्या था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या थी, स्वराज क्या था, सत्याग्रह क्या था, अहिंसा क्या था, नई तालीम क्या थी, कुछ नहीं ये पूछा है। यहाँ पे क्या उन्होंने पूछा है कि गांधी के क्या आइडियाज थे ऑन द यूनिटी ऑफ एंड्स एंड मीन्स एंड द एसोसिएशन ऑफ राइट एंड ड्यूटीज, राइट। तो बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, तो स्पेसिफिक आंसर भी जो है होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में वी कैन ऑब्वियसली स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग द रेलेवेंस ऑफ गांधीयन पॉलिटिकल थॉट, किस तरह से इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हटके है फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर थ्योरिस्ट्स, राइट, उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। देन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी कैन डील विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच इज योर यूनिटी ऑफ एंड्स एंड मीन्स का आइडिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट में जो है ये जो एसोसिएशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज है, हम उसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे ऑन अ मोर एक तरह से एक होलिस्टिक बेसिस कि किस तरह से कॉमन गुड के साथ लिंक किया जा सकता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने कंपैरिजन ड्रॉ किया है कि अब क्या होता है कि हमने कब से हम बात कर रहे थे कि स्पिरिचुअलिटी बहुत हो गई, ठीक है, एथिक्स एंड मोरालिटी बहुत हो गई, तो हमने मैकियावेली में, कौटिल्य में देखा था द राइज ऑफ द एम वॉर, वेयर पॉलिटिक्स वाज इन टर्म्स ऑफ रीजन, where ends and means जो है उनके बीच में एक डाइकोटमी ड्रॉ कर दी गई थी, राइट। इट वाज द ends that was the interest securing the security and national interest of the state that mattered and whatever ends you might use, and यही सेम थ्योरी जो है, यही सेम आइडिया जो है बहुत सारे आइडियोलॉजीज में भी देखा गया। यूटिलिटेरियंस ने ये बात की, हमने तो हैप्पीनेस नंबर ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, एंड उसके अंदर क्या यूज हो, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। जेएस मिल ने आके करेक्शन थोड़ी सी की थी। मार्क्सिस्ट आइडिया भी क्या था, हमें चाहिए कम्युनिस्ट सोसाइटी हमने बनानी है, डिक्टेटरशिप और प्रोलेटेरिया जब आएगी तो क्या होगा, एक वायलेंट ओवरथ्रो होगा ऑफ द कैपिटलिस्ट स्टेट। सो द एंड मैटर्ड, नॉट रियली द वायलेंट means. Now we have the coming up of the Gandhian social political thought, which for a change
नाउ वेंट बैक टू द इनिशियल थिंकर्स। जैसे हमने देखा था कि जो हमारे ग्रीक थिंकर्स थे लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल, जहाँ पे पॉलिटिक्स जो है एक ऑटोनॉमस साइंस नहीं थी, कंप्लीटली अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी, नहीं, दिस वाज इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड टू द आइडिया ऑफ एथिक्स, इट वाज इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड टू द आइडिया ऑफ मोरालिटी। तो उसी तरह से गांधी के अंदर भी जो है ये ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, राइट। अब यही जो मोरालिटी है, दिस ऑल्सो इम्पैक्टेड द वे इन विच गांधी कंसीव्ड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एंड्स एंड द मीन्स। सो फॉर गांधी एक कंप्लीट डाइकोटमी नहीं थी कि योर एंड्स डोंट मैटर, योर मीन्स डोंट मैटर एट ऑल। ऑन द अदर हैंड ही सॉ एन एसोसिएशन और अ यूनिटी बिटवीन योर एंड्स एंड मीन्स। ठीक है, अब कैसे देखिए, उन्होंने बोला, गांधी एक बहुत ही अच्छी एनालॉजी देते हैं, वो बोलते हैं कि अगर आपका सीड, he likens your means to your seed, अगर आपका seed that is your means ही बुरा होगा तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो पेड़ निकल के आएगा, दैट इज आपके जो एंड्स हैं वो कंप्लीटली अच्छे होंगे, वो बहुत ही अच्छा फल देंगे, वो बहुत ही अच्छा फ्रूट देंगे। तो जिस तरह का एक रिलेशनशिप एक सीड और पेड़ के बीच में होता है, उसी तरह का रिलेशनशिप जो है आपके मीन्स एंड एंड्स में ही होता है। एंड इन फैक्ट दिस यूनिटी ऑफ मीन्स एंड एंड्स केम फ्रॉम हिज वाइडर व्यू ऑफ सत्य एंड अहिंसा, जहां पे ट्रुथ जो है इज द बेसिस फॉर नॉन वायलेंस, for the need of tolerance in the society, for the need of civility in the society। यही जो है आपके मीन्स को भी जो है कॉन्स्टेंटली गाइड करते हैं। ना वेरी इंपॉर्टेंटली उन्होंने अपने पॉलिटिकल एंड सोशल थॉट को और उनके जो एथिक्स है उनको डेवलप किया बाय टॉकिंग अबाउट अ थ्योरी ऑफ एक्शन, जहां पे वट एवर दे डिड, वट एवर एंड दैट दे डिड, राइट, दैट वाज एक तरह से उसको अचीव करने के लिए योर मीन्स मैटर्ड। एंड मीन्स मैटर्ड वाई, बिकॉज अगर आपके मीन्स जो हैं सत्य एंड अहिंसा का पाथ नहीं अपना रहे हैं तो ये गलत होंगे। वाई? बिकॉज सत्य एंड अहिंसा आर गुड इन देम सेल्व्स, राइट। तो जैसे कि प्लेटो के लिए फॉर्म्स थे, आइडियाज थे जो परफेक्शन थे, वैसे ही गांधी के लिए ये जो सत्य एंड अहिंसा थे ये परफेक्ट चीजें थी जिनको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट था। नाउ अकॉर्डिंग टू डीजी तेंदुलकर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट आउट करते हैं, गांधी ने एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट कर दी थी द डॉक्ट्रिन के एंड्स जो हैं जस्टिफाई कर देंगे आपके मीन्स को। एंड इन फैक्ट गांधी वेंट एज फार एज टू असर्ट कि मॉरल मीन्स जो हैं आर एन एंड इन देमसेल्फ। एज लॉन्ग एज आप करेक्ट पाथ अपना रहे हो, सही राह पे चल रहे हो, जो सत्य एंड अहिंसा का पालन कर रहा है, दैट इज द वर्च्यू दैट यू नीड टू इनकलकेट इन योरसेल्फ। रिमेंबर वर्च्यू, राइट, वर्च्यू की जिसकी बात कर रहे थे प्लेटो भी, एरिस्टोटल भी, दैट इस वर्च्यू को आपने अपने अंदर इनकलकेट करना है, इस एक्सीलेंस को आपने अपने अंदर इनकलकेट करना है, चाहे वो थ्योरी ऑफ सोल के बेसिस पे हो फॉर प्लेटो, चाहे वो गोल्डन मीन का आइडिया हो फॉर एरिस्टोटल। नाउ वर्च्यू हियर फॉर गांधी क्या था? मीन्स, आपके मीन्स बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ सत्य एंड अहिंसा, राइट। ये जो है आर अ गोल इन हिमसेल्फ, दे आर अ गुड इन देमसेल्व्स। Now, इसके बाद जो है आता है द आइडिया ऑफ ड्यूटी एंड राइट्स। जीएन शर्मा जो है अब कहते हैं ये जो ड्यूटी का आइडिया था, दिस वाज एट द कोर ऑफ ऑल ऑफ गांधीज टीचिंग्स एंड फिलोसफी, राइट। गांधी जो है अब नाउ ही वाज आल्सो वेरी रिलीजियस, वेरी स्पिरिचुअल मैन। नाउ ही हैड अ लॉट ऑफ बिलीफ इन द आइडिया ऑफ कर्म एंड धर्म, एंड इसी से निकलते हुए गांधी ने रिजेक्ट कर दिया जो एक क्लासिकल लिबरल थ्योरी जो कि कंटिन्यूसली फोकस करती थी किस पे? राइट्स बेस्ड इंडिविजुअलिज्म पे, कि राइट्स 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 चाहिए हमें, स्टेट किस लिए है? हमारे राइट्स का पालन करने के लिए, एंड दैट्स अबाउट। रादर ऑन दी अदर हैंड नेगेटिव को छोड़ के वो जो पॉजिटिव लिबरल्स है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने थ्योरी से इसको इंटरलिंक कर दिया बाय मेकिंग आवर आंसर मोर डीपर, राइट, इंटरलिंकेजेस ड्रॉ कर ली, जिसके कारण जो है आपका आंसर जो है बेटर बन जाता है देन दी अदर्स, राइट। तो पॉजिटिव लिबरल्स का इन्होंने एक पाथ फॉलो करने की कोशिश की जहां पे राइट्स फ्लो आउट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। रियल राइट्स क्या होते हैं? वो आपको तभी मिलते हैं जब आप अपनी ड्यूटी जो है उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, राइट। आप इसको ये भी कंपेयर कर सकते हैं, आप इसको लेटर पार्ट में भी कंपेयर कर सकते हैं, दैट दिस वाज अ रियलाइजेशन दैट वाज मेड बाय फ्री इंडिया ऑल्सो, जिसके कारण आपकी जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज जो है लाई गई। एंड किस तरह से जुडिशरी ने भी यही बोला है कि राइट्स एंड ड्यूटीज के अंदर क्या है? एक कॉम्प्लीमेंट्री रोल है। आप अपने राइट्स की फुलफिलमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, राइट, अगर आप अपनी ड्यूटीज को जो है परफॉर्म
नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से आप कंटेम्प्रेरी इंडिया के साथ भी जो है लिंकेज कर सकते हैं। अगर आपकी थ्योरी के साथ नहीं हुई, आप ये एग्जाम्पल दे दीजिए, राइट। अगेन इट मेक्स योर आंसर जो है स्लाइटली मोर लेयर्ड। अब जो क्रक्स था स्वराज एंड सत्याग्रह का गांधी के लिए, वो बेसिकली वॉज डेडिकेटेड टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग वंस ड्यूटी, because you remember the idea of स्वराज्य also for Gandhi was not just limited to political freedom, but आपके अंदर के जो sins हैं उनके ऊपर भी conquest करना, एक तरह से जैसे कि हमने देखा था रूसो जैसे कि बात करते हैं, राइट, कि आपकी एक्चुअल विल एंड रियल विल की जो लड़ाई है, राइट, उसके अंदर जो गुड ऑन यू है हैज टू विन, द गुड इन यू हैज टू विन। उसी तरह से स्वराज वाज आल्सो बेस्ड ऑन दिस आइडिया कि आपकी जो अच्छाई है, जो गुड फॉर ऑल है, नीड्स टू विन ओवर योर प्राइवेट सेल्फिश इंटरेस्ट्स। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी था फॉर गांधी, ये कहां से डिराइव किया था? ऑब्वियसली द थ्योरी ऑफ कर्म, विच वाज दिस पैशनेट एक्शन ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता क्या कहती है कि कर्म करते चलो, फल की चिंता ना करो। एंड ये डिस्पैशनेट एक्शन का ये मतलब नहीं था कि आई डोंट केयर कि क्या हो, ठीक है, मुझे नहीं फर्क पड़ता मैं यूपीएससी में मेंस क्लियर करता हूं कि नहीं करता हूं, नहीं, आपको बहुत फर्क पड़ता है इन द सेंस कि आप कंटिन्यूसली यू वांट टू अचीव दैट एंड, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप चीट करके वो एंड अचीव कर ले, नहीं, आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, दैट यू विल स्टडी, यू विल रिवाइज, यू विल प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, यू विल डू द बेस्ट टू योर एबिलिटी। अगर आपका हो गया ग्रेट, अगर नहीं हुआ यू डोंट हैव टू लेट इट अफेक्ट यू सो मच कि आप अगली बार उसके लिए प्रिपेयर ही ना कर पाए, नहीं, राइट। तो ये आइडिया जो है आपके गांधी आगे रखते हैं और एडवोकेट करते हैं। सो यहीं पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट वाइल उन्होंने राइट्स बेस्ड इंडिविजुअलिज्म को रिजेक्ट किया, उन्होंने एक चीज जो इंडिविजुअलिज्म की मानी और जिसके बेसिस पे उन्होंने आगे काम किया वाज द आइडिया ऑफ यस इंट्रिंसिक ह्यूमन इक्वालिटी एंड इक्वल मॉरल वर्थ एंड डिग्निटी, जो कि हर इंसान के पास है। एंड ऑन दिस बेसिस ही सेड एंड सपोर्टेड राइट्स फॉर दोज जो कि मार्जिनलाइज थे, लाइक द अनटचेबल्स, द लोअर कास्ट, द वल्नरेबल, द विमेन, जिनको कंटिन्यूस डोमिनेशन एंड ह्यूमिलिएशन सफर करनी पड़ती थी। एंड इसके बेसिस पे उन्होंने क्या बोला कि ड्यूटी है बाकी सब की कि वो इंश्योर करे कि ये वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज ग्रुप्स जो है इनकी इंप्रूवमेंट हो पाए। साथ ही में फॉर गांधी एनी डिस्कोर्स जो था ऑन राइट्स, वो फोकस था किस पे कि लोगों का ट्रीटमेंट कैसे होता है, एंड लोगों का ट्रीटमेंट दैट इज सिटीजन्स का ट्रीटमेंट इज ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, द रोल दैट इंस्टीट्यूशंस पे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस प्ले, कितनी रिसोर्सेज है उनके पास। एंड इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह से आज हम जो पॉलिटिकल थ्योरी में जस्टिस के आइडिया के बारे में बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में बात करते हैं, स्कॉलर्स लाइक रॉल्स बात करते हैं, डवॉकिंस बात करते हैं, सेन बात करते हैं, राइट, डवॉकिंस अबाउट रिसोर्स एगैलिटेरियनिज्म, सेन अबाउट इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटीज, रॉल्स अबाउट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में जस्टिस एज द फर्स्ट कन्फर्मिंग रूल, राइट, ये सब जो है हम गांधी के साथ रिलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंटली गांधी के लिए ऑल इंडिविजुअल्स वर इक्वल मेंबर्स ऑफ अ हार्मोनियस एंड इंटरडिपेंडेंट होल। तो एक एसोसिएशन तभी बन सकती थी जब हम म्यूचुअली रिकॉग्नाइज करें अपनी ड्यूटी टुवर्ड्स द अदर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, कोऑपरेशन हो, तभी जो है हम अच्छा सक्सेसफुल स्टेट जो है बन पाएंगे। एंड इसके बेसिस पे जो है हम कंक्लूड कर लेते हैं अपने आंसर को, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट आंसर ऑफ द डे नाउ, which was your अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर जो है ये क्वेश्चन है। Now this question says discuss Ambedkar's views on caste in India and its annihilation। तो अगेन ये 2 पार्ट जो है क्वेश्चन हो गया। अब क्या होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, कीवर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले तो इनके क्या व्यूज थे ऑन कास्ट, मतलब जो कास्ट सिस्टम जैसा एग्जिस्ट करता है इंडिया में उसके बारे में क्या कहना था अम्बेडकर का। एंड सेकेंड पार्ट क्या है कि अनहाइलेशन ऑफ कास्ट के लिए जो है वो क्या क्या चीजें आगे रखते हैं, क्या उनके व्यूज हैं, क्या वो स्टेप्स जो है सजेस्ट करते हैं, हम उसके साथ डील करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग अम्बेडकर्स थॉट एंड अम्बेडकर्स रोल एज बोथ अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल लीडर प्लस एज अ दलित लीडर। सेकेंडली बॉडी के अंदर वी विल देन मूव ऑन टू on the discussion that Ambedkar has on the functioning of the caste, right, किस तरह से emerge होती है कास्ट, क्या इसके मेन फीचर्स हैं, क्यों कास्ट ऐसी है, क्या इसके एक्सप्लॉयटेटिव जो हैं फीचर्स हैं, राइट, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू डिस्कसिंग व्हाट आर हिज व्यूज ऑन अनहाइलेशन ऑफ कास्ट, किस तरह से अनहाइलेट की जा सकती है बिफोर कंक्लूडिंग द आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ।
अब आप इंट्रोडक्शन जो है न्यूमरस वेज में कर सकते हैं, किसी स्कॉलर की इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, अम्बेडकर के बारे में बात कर सकते हैं, किस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर जो है वॉज इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंटली अगेन आप कुछ कुछ चीजें जो हैं आईजीपी वाले हिस्से से भी ले सकते हैं, जैसे कि ग्रैनविल ऑस्टिन क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेन काम क्या था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सोशल रेवोल्यूशन कॉज करना, एंड ये सोशल रेवोल्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने हाईलाइट किया था, डॉक्टर अंबेडकर ने, राइट, बेस्ड ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट एंड हिज व्यूज ऑन getting rid of caste and caste discrimination in India was imbibed within the various provisions of Indian Constitution, making it a document of what? Social revolution. ठीक है, धनंजय कीर जो है अब रिमार्क करते हैं अबाउट अंबेडकर और कहते हैं दैट अगर हम दलित लीडर्स की बात करें, he was possibly one of the most important Dalit leaders that India had. अब we move on towards the conversation on caste. इनका जो काम था caste in India, their mechanism, genesis and development. In fact, this was a work that he presented during his PhD in Columbia, जहाँ पे जो existing scholars थे, including scholars like केतकर, उन्होंने उनके व्यूज को जो है करेक्ट करने की कोशिश की थी. अंबेडकर अब आइडेंटिफाई करते हैं कास्ट को एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्टिंग इन इंडिया, जो कि पॉसिबली किसी और सिविलाइज सोसाइटी के अंदर, चाहे आप पुरानी देख लीजिए, नई देख लीजिए, वहां पे उनको नहीं देखने को मिलती, राइट. सो नाउ अंबेडकर very importantly is saying that you can't equate caste to racism. Caste is something which is even worse. The kind of degraded humanity attached to it is something even worse, जो कि आपको कहीं पे देखने को नहीं मिली है, किसी और कंट्री में देखने को नहीं मिलती है. It is peculiar to India. Now very importantly अंबेडकर नोट करते हैं कि ये जो कास्ट है इसका जेनेसिस कहाँ है. इट इज इन द सोशल हायरार्कीज दैट वर ड्रॉन विद इन द हिंदू सोसाइटी इन द एंशिएंट टाइम्स अमंगस्ट द ब्राह्मण्स, द क्षत्रियस, द वैश्यस एंड द शूद्रास, जो कि इवेंचुअली सेल्फ क्लोज क्या वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बन गए. क्यों? बिकॉज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ एंडोगैमी. एंडोगैमी का क्या मतलब होता है कि सिर्फ हम अपनी कास्ट में ही शादी करेंगे, कास्ट के बाहर जो है शादी नहीं करेंगे. अगेन दिस इज समथिंग जो कि आप कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल से भी रिलेट कर सकते हैं. द इशू ऑफ ऑनर किलिंग्स जो कि हम देखते हैं इंडिया में, राइट, ड्रिवन बाय इंटरकास्ट मैरिजेस, राइट. तो आप इस तरह की बात कर सकते हैं कि किस तरह से आज भी अंबेडकर द्वारा पॉइंटेड आउट ये जो चीजें हैं ये सही थी. तो अंबेडकर ने क्या बोला था कि ये सबसे बड़ा इशू क्या है, ये एंडोगैमी है, बट एंडोगैमी के साथ साथ ही इन्होंने कुछ सप्लीमेंट्री फीचर्स भी जो आप इंक्लूड कर लिए इन द फंक्शनिंग ऑफ कास्ट. फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ लेबर. Now this was something that even Gandhi used to talk about. Division of labor है, division of labor which got attached to your caste, that a particular caste is supposed to perform a particular kind of labor only. The kind of absence of interdining, right? The idea के एक जो लो कास्ट है हायर कास्ट के साथ बैठ के जो है खाना नहीं खा सकती, राइट. ये सब आइडियाज भी जो है परपेचुएट किए गए किसके थ्रू? कास्ट सिस्टम के थ्रू. नाउ गोपाल गुरु सेज दैट अंबेडकर की जो आर्ग्यूमेंट थी, जहां पे इवन वैदिक टाइम्स में ही सेज पीपल सेल्फ आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स on a caste basis rather than Hinduism. So caste was such an overwhelming feature of this इंडियन सोसाइटी. और ये जो हायरार्किकल ऑर्डर था ये इंपॉर्टेंट क्यों था? बिकॉज एक जो सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन था जो कि आपकी लोअर कास्ट थे, जो कि दलित थे, जो आपके लोअर कास्ट थे, एंड पर्टिकुलरली जो आपके अनटचेबल्स दलित्स थे, उनको जो है ये पर्पसफुली बाहर रखता था एंड एक स्टेट ऑफ इलिटरेसी, पॉवर्टी एंड ऑपरेशन के अंदर रखता था बाय forcing them to perform menial tasks and education not being open to them. Right? Now, very importantly, he says the worst of the caste system actually came in the form of what? In the practice of untouchability, जहाँ पे notions of purity and pollution were now used to segregate the untouchable and completely उनको social interaction से बाहर रखना. Right? Numerous ways में हम देख सकते हैं किस तरह की उनको jobs required थी, ghettoization जहाँ पे वो village के अंदर नहीं रहते थे बल्कि outskirts में रहते थे. Right? तो ये सारी problems जो है untouchability ने और भी ज़्यादा worsen कर दी. Furthermore, उन्होंने बोला कि जो अनटचेबिलिटी है इनफैक्ट ये रेशियल बेसिस नहीं है इसका, it is actually something that is made out of the Brahmanical institution, the Brahmanical ideology, जहाँ पे उन्होंने एक broken man thesis दिया था. बेसिकली आपने यहाँ पे बस आंसर में ये चीज़ लिख देनी है. broken man thesis क्या था? उनका ये कहना था कि बहुत ट्राइबल वॉर्स हुई थी, जो इनिशियल कुछ लोग होते थे जो कि हट के बुद्धिज्म के फोल्ड में चले गए थे, राइट. तो अब जब ये वॉर्स हुई
तो क्या हुआ, ये जो ब्राह्मण्स थे टू रियली मेक देमसेल्व्स पावरफुल, इन्होंने कुछ जो है डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए एंड ये जो पास्ट ट्राइबल लीडर्स थे इनको इन्होंने ऑप्रेस करना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ फूड हैबिट्स। तो बेसिकली आपके जो मीट बीफ ईटिंग लोग थे, जिनको ये ब्रोकन मैन बुलाते हैं, उनके अगेंस्ट अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी ये जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने। ठीक है, तो इट्स वाज ऑल अ क्रिएशन ऑफ व्हाट अंबेडकर कॉल्स इज ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी। ना अनलाइक गांधी जो कि चाहते थे रिफॉर्म करना कास्ट सिस्टम, नाउ वी गो ऑन टू द अनहाइलेशन ऑफ कास्ट पास्ट। अंबेडकर क्या कहते हैं, दैट द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन इज हाउ, थ्रू कंप्लीट अनहाइलेशन ऑफ कास्ट। राइट, अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए विद रिगार्ड टू दिस लिबरेशन, उसके बारे में जो है खुद अंबेडकर के मल्टीपल व्यूज थे, ओपिनियंस थे। एंड जैफर लॉर्ड कहते हैं कि दो मेन स्ट्रैटेजीज जो है आप पॉइंट आउट कर सकते हैं अंबेडकर के मेथड में। वन वॉज द प्रमोशन ऑफ अनटचेबल्स विद इन द हिंदू सोसाइटी और इन द इंडियन नेशन एज अ होल। सेकेंड वॉज व्हाट, कि आप कंप्लीटली ब्रेक अपार्ट कर लीजिए एज अ सेपरेट इलेक्टोरेट एंड एक सेपरेट आइडेंटिटी बना लीजिए, या फिर कन्वर्ट कर दीजिए इनटू सम अदर रिलीजन। तो अब हम देखते हैं कि इनफैक्ट अंबेडकर दोनों ही स्ट्रैटेजीज, रादर देन चूजिंग एनी वन, दोनों ही स्ट्रैटेजीज हमें देखने को मिलती हैं इन अंबेडकर्स थॉट एंड एक्शन। The first part, which talks about promotion of untouchables within the entire Indian state, was imbibed in the form of equal status, abolition of untouchability and rights, especially affirmative action and reservation जो कि provide किया गया for Dalits amongst the constitutional provisions and various constitutional practices. जो second strategy है वो concretize की गई in the monograph, in the very important work जो कि actual में was a speech to be delivered at the Jat Pat Todak Mandal, which was called the Annihilation of कास्ट। ना वैलेरियन रॉड्रिग्स जो है ये रिमार्क करते हैं कि किस तरह से अंबेडकर ने जो है, अंबेडकर बिलीव करते थे कि कास्ट क्या है, कास्ट ने एक्चुअल में हिंदुइज्म के अंदर कोई पब्लिक स्पिरिटेडनेस रहनी ही नहीं दी। पब्लिक स्पिरिटेडनेस कैसे आएगी, आप तो किसी को अपने इक्वल मानते ही नहीं हो, आप तो खुद की सोसाइटी के अंदर डिविजन्स तैयार करना चाहते हो, इंटर डाइनिंग आप अलाउ नहीं करते, इंटर मैरिज आप अलाउ नहीं करते, तो कम्युनिटी की फीलिंग कैसे आएगी, कोई कम्युनिटी की फीलिंग ही नहीं है हिंदुइज्म में। Now Ambedkar tries to look at mechanisms and probable solutions to ending this caste, to annihilating caste. Now he says in a limited way interdining can be a possibility, but he says the most lethal weapon against caste is promoting intermarriages. तो जब आप अपने आप को silos में नहीं रखोगे, जब there is a more intermingling amongst castes through intermarriage, this is what will lead to the breakdown of the caste system. However, overall जो है जैसे जैसे अंबेडकर और आगे बढ़ते चले गए, इवेंचुअली अंबेडकर का ये मानना हो गया कि हिंदुइज्म इज ऑल अबाउट कास्टिज्म, तो कास्ट अनहाइलेट नहीं हो सकती है जब तक मैं हिंदू फोल्ड में रहूंगा। एंड देयरफॉर गोपाल गुरु बिलीव्स दैट फाइनल स्ट्रैटेजी जो कि अंबेडकर के पास थी वाज टू कन्वर्ट आउट ऑफ हिंदुइज्म इनटू बुद्धिज्म, व्हिच वाज अ स्ट्रैटेजी जो कि वो कहते हैं, जो कि अंबेडकर ने बनाई किसके लिए, टू क्रिएट नेगेटिव कॉन्शियसनेस अमंग्स दलित्स। नेगेटिव कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है, नेगेटिव कॉन्शियसनेस का ये मतलब नहीं कि ये बुरा है, नेगेटिव कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है, दैट रिजेक्ट हिंदुइज्म, क्रिएट योर ओन स्पेस, क्रिएट योर आइडेंटिटी, डोंट लेट Hindus define who you are, self-define yourself. And that is why he uses what? He uses the vocabulary of Dalithood. Rather than Harijan, जो कि गांधी ने यूज किया था, he uses the idea, the vocabulary of Dalit. That is why he says कि मेरा क्या है, मैं एक प्रबुद्ध भारत में रहता हूँ। ठीक है, the idea of प्रबुद्ध भारत and बहिष्कृत भारत, right? प्रबुद्ध भारत क्या है, enlightened India, जो कि अपर कास्ट के लिए है, एंड बहिष्कृत भारत है जो कि हम लोअर कास्ट दलित्स के लिए जो है इन्होंने छोड़ दिया है, जहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेटेड हैं, जहाँ पे हम एक्सप्लॉइटेटेड हैं, राइट? तो उन्होंने बोला कि ये नेगेटिव कॉन्शियसनेस जनरेट करने के लिए अमंग्स्ट Dalits, and finally really question the strategy of Brahmanism and end the menace of caste, जो कि आज भी चलता हुआ दिखता है हमें इंडिया में। ठीक है, सो इसके थ्रू स्कॉलर्स को कोट करके, बाकी थिंकर्स के साथ इंटरलिंकेजेस करके, कंटेम्प्रेरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लिंक करके आप बी आर अम्बेडकर के जो आंसर्स हैं उनको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, राइट? सो दीज वर सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इंडियन पॉलिटिकल थॉट। नेक्स्ट हमारे सेशन में हम पॉलिटिकल थ्योरी की कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट जो है कवर करेंगे। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस, रिवाइज करते रहेंगे। व्हाट वी विल ऑल्सो डू इज हम ट्राई करेंगे कि फ्राइडे सैटरडे संडे जो होती है ना हमारी क्लासेस,
उनमें से एक क्लास आई विल ट्राई कि हम रिविजन एंड एक तरह से सोर्सेज डिस्कशन के लिए कंट्रीब्यूट कर सके. सो 2 classes on question answers and 1 class on sources, what other things you can read, right? इन सब के लिए जो है हम यूज कर लेंगे, राइट. सो थैंक यू. इन केस यू वांट टू ज्वाइन योर टेस्ट सीरीज और एनी अदर कोर्स, आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे या हमें विजिट कर सकते हैं sleepyclasses.com पे.